ईरान ने कहा, ट्रंप के जाने के बाद होगी अमेरिका से बातचीत। मुस्तफा खामनेई ने बढ़ा ली अपनी शक्ति। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज पर सिर्फ अमेरिकी नेवी का कंट्रोल। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति को दी जा रही सजाए मौत। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 79 की मौत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप हॉर्मुज खोलने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका को एक और बड़ा झटका दे दिया है। ईरान का कहना है कि 20 जनवरी 2029 तक, यानी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा और कोई समझौता भी नहीं होगा। संसद अध्यक्ष के सलाहकार माजिद शाकेरी ने कहा कि हम 2029 तक इंतजार करेंगे, न जंग न तुरंत शांति, बस अनिश्चितता बनाए रखेंगे। ईरान की शर्तें हैं लगभग 300 अरब डॉलर मुआवजा, जब्त संपत्ति वापस और अमेरिकी सेना की वापसी। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि सीधी बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ मध्यस्थों के संदेश आ जा रहे हैं। जब तक अमेरिका नुकसान की भरपाई नहीं करे, औपचारिक बातचीत नहीं होगी। IRGC ने साफ कहा कि जब तक सारी शर्तें ना मानी जाए, हॉर्मुज बंद रहेगा। ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि युद्ध का मैदान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ है। कुल कच्चे तेल का करीब 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी, इराक, UAE जैसे देशों का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इजरायली मीडिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत गंभीर और अस्पताल में भर्ती होने का दावा किया था। यहाँ तक कि उनकी जल्द मौत होने का भी दावा कर दिया था। अब खामनेई ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने देश की मिलिट्री लीडरशिप में बड़े बदलाव का आदेश दिया है। IRGC नियमित सशस्त्र बल और वासिज में 6 सीनियर कमांडर नियुक्त किए गए। मेजर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का कमांडर इन चीफ बनाया गया। वे अनुभवी हैं और पहले कुद्स फोर्स की कमान संभाल चुके हैं। युद्धकालीन सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों में उनका असर बढ़ेगा। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को आर्म फोर्सेज का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे पहले खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रमुख थे, जो सेना की शाखाओं में तालमेल बिठाते थे। रियर एडमिरल अली अजमाई को IRGC नेवी का कमांडर बनाया गया। हुसैन तायब को वासिज का प्रमुख बनाया गया। वे लंबे समय से इंटेलिजेंस और सुरक्षा अधिकारी हैं। क्यूमर्स हैदरी और मुस्तफा इजादी को सेना और IRGC में वरिष्ठ डिप्टी पद दिए गए। ये साधारण बदलाव नहीं है। नया नेतृत्व अनुभवी कट्टर कमांडरों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाकर कमांड मजबूत कर रहा है। IRGC पहले से ही प्रभावशाली है। वाहिदी और उनके करीबी कमांडर हॉर्मुज तनाव के दौरान सैन्य प्रतिक्रिया और बातचीत पर असर पहले भी डाल चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब सिर्फ अमेरिकी नौसेना का पूरा कंट्रोल है। उन्होंने इसे स्टील की दीवार जैसी मजबूत नाकाबंदी बताया। सिर्फ उन्हीं जहाजों को गुजरने देंगे जिन्हें अमेरिका मंजूरी दे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान से मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि ईरान पिछले 5 महीने की लड़ाई के नुकसान का मुआवजा मांग रहा है, लेकिन बातचीत में इसका जिक्र नहीं हुआ। अब अमेरिका भी मुआवजा चाहता है। रोड साइड बमों, लड़ाइयों में मारे गए घायल लोगों, USS कोल के परिवारों, हजारों अन्य सैनिकों, पिछले 50 साल में मारे गए लाखों प्रदर्शनकारियों और पिछले 5 महीनों में मारे गए 52,000 लोगों के लिए उन्होंने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि भविष्य की बातचीत में इसे मजबूती से रखें। ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए अरबों डॉलर, नाकाबंदी हटाने, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और अन्य रियायतें मांग रहा है। ईरान के मिसाइल ड्रोन खतरे से समुद्री ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और तेल बाजार अस्थिर हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज में यातायात पूरी तरह से बहाल कर दे, तो परमाणु समझौते के बिना भी संघर्ष खत्म करने का रास्ता खोजा जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। इसी बीच खबर है कि सीरिया की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें देश में 14 साल चले गृहयुद्ध के दौरान हुए वॉर क्राइम और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया। ये सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई, क्योंकि वे रूस में रह रहे हैं। अदालत ने उनके छोटे भाई माहिर अल असद को भी मौत की सजा दी है। माहिर पर भी जानबूझकर हत्या और
यातना देने जैसे गंभीर आरोप साबित हुए हैं। वे भी रूस में हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी फैसला उनकी अनुपस्थिति में आया। इसके अलावा असद के चचेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई। नजीब दक्षिणी सीरिया के दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। उन्हें जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2011 में दारा में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई शुरू करने का आरोप है। यही घटना सीरिया में विद्रोह और लंबे गृहयुद्ध की शुरुआत मानी जाती है। फैसला सुनते समय नजीब अदालत में मौजूद थे। वे कैदियों की वर्दी पहनकर एक पिंजरेनुमा घेरे में खड़े थे। अदालत के अनुसार उन पर हत्या, 15 साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या और ऐसी यातना का दोषी साबित हुआ जिससे लोगों की मौत हुई। जज फक्र अल दीन अल अरियान ने कहा कि गुनाहों की गवाही से साबित हुआ कि बशर अल असद इन अपराधों में सबसे ऊंचे स्तर पर फैसले लेने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल इन अपराधों को अंजाम देने में किया। ये फैसला सीरिया की नई अंतरिम सरकार के लिए बहुत अहम है। सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार पूर्व असद सरकार से जुड़े इतने बड़े लोगों के खिलाफ इतनी कड़ी सजा सुनाई गई है। लंबे संघर्ष में कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया और हिंसा झेली। अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं सोमवार को पश्चिमी कोलंबिया में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे कोलंबिया और पड़ोसी इक्वाडोर हिल गया। लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे और कोलंबियाई एजेंसी दोनों ने भूकंप की तीव्रता 7.4 बताई है और केंद्र सैन होजे डेल पाल्मारा में था, जो राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में है। केंद्र काफी गहराई में था। अभी तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप से कई इमारतें गिर गईं और उसके नीचे हजारों लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये भूकंप जून के अंत में वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता वाले भूकंपों के बाद आया। उसमें 5000 से ज्यादा मौतें हुई थी और सैकड़ों इमारतें नष्ट हो गई थी। वो वेनेजुएला का 125 साल का सबसे ताकतवर भूकंप था। कोलंबिया में छोटे झटके आम हैं, लेकिन 6 तीव्रता से ऊपर वाले भूकंप कम ही आते हैं। 1999 में आर्मेनिया के पास 6.2 तीव्रता वाले भूकंप में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। नए राष्ट्रपति एवेलाडो डेला एस्प्रियला ने खुद आपात स्थिति की कमान संभाली। उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। रिक्टर स्केल पर 7 से 7.9 तीव्रता वाले भूकंप में इमारतें गिर सकती हैं। खैर, कोलंबिया की इस स्थिति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।